हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में स्टार्टिंग से सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 11th क्लास का डेली जो वीडियो होगा वो 4 बजे आएगा इवनिंग में, शाम को 4 बजे वीडियो जो होगा 11th क्लास के लिए एक वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे डेली एक वीडियो 11th क्लास का इसी नेशनल एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारा वीडियो जो होगा हिंदी मीडियम में होगा और वीडियो जो होगा आईएससी के लिए होगा। ठीक है, 11th क्लास में आईएससी के लिए वीडियो होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सीख रहे हैं। तो केमिस्ट्री में पहले तो ये केमिस्ट्री को क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमको लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी संगी साथी होगा, चाहे जो भी आप घर में छोटा होगा, तो उसके लिए 10 क्लास का भी पढ़ाई चलता है इसी चैनल पर। 10 क्लास का पढ़ाई जो होता है डेली मॉर्निंग में 9 बजे चलेगा। ठीक है, और इसी तरह से 12th क्लास का जो वीडियो होगा वो डेली चलता है। कितने बजे, तो शाम को 8 बजे से जो होगा वीडियो अपलोड होगा। 12th क्लास के लिए वीडियो शाम को 8 बजे अपलोड होगा, 11th क्लास के लिए 4 बजे और सुबह में 9 बजे किस क्लास के लिए, 10 क्लास के लिए। इसके अलावा 12th क्लास का लाइव क्लास भी चलता है। लाइव क्लास 7:30 बजे मॉर्निंग में चलता है। तो जिसको लाइव क्लास भी करना होगा तो लाइव क्लास भी कर सकते हैं, उसमें अलग टॉपिक पढ़ाई होता है। 8 बजे में अलग टॉपिक पढ़ाई होता है। तो 12th क्लास वाले भी, अभी हम लोग 11th क्लास का चैप्टर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। तो ये वो टॉपिक है 14 जो हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। किसमें, 11th में। जो केमिस्ट्री में आप लोग को टॉपिक पढ़ना है, इसके लिए केमिस्ट्री में अगर गवर्नमेंट वाला जो बुक आता है, जो बुक कौन सा है, एनसीईआरटी जो बुक है, ये बुक में 2 बुक आता है। एक पार्ट 1 है जो ब्लैक से लिखा गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट 1 है। जो रेड वाला लिखा गया है ये क्या है, पार्ट 2 है। तो एनसीईआरटी जो होता है, बुक जो होता है 2 भागों में बटा हुआ है, दोनों पार्ट। आप लोग को बुक जो अगर प्रीफर करना होगा तो एनसीईआरटी का बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। साथ में आप लोग को असाइनमेंट मिलेगा ही हमारे तरफ से, तो उसको बना सकते हैं। या फिर लुसेंट का या किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक खरीदिए, आपको हर एक पब्लिकेशन का बुक जो होगा बनेगा। पढ़ाई ऐसे ही करना चाहिए, उसको एक बुक में फिक्स नहीं रहना चाहिए कि नहीं हमको एनसीईआरटी का सवाल हम बनाएंगे तो भारतीय भवन का बनाएंगे। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि चाहे किसी भी पब्लिकेशन से सवाल आए, सवाल बनना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है हम लोग को, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री सीखना, तो पहले रसायन विज्ञान के क्या क्या मूल अवधारणाएं है, मतलब कि कुछ मूल बात इसमें सीखेंगे। कहाँ से केमिस्ट्री का जन्म हुआ, कैसे काम हुआ, ये सब बेसिक सीखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा कण परमाणु को लेकर पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, कौन खोज किया, कैसे खोज किया, सब पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद जब परमाणु होता है तो परमाणु का ही बड़ा वाला तत्व क्या हिस्सा जो होता है उसको तत्व कहते हैं। तो उसको तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे कि तत्व कौन कौन से होते हैं, तो वो कैसे बांटा गया है, इस सब के बारे में उसके गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, तो जब ये तत्व हो जाएंगे तो उन तत्वों का एक तत्व दूसरे से रासायनिक बॉन्ड कैसे उसका बॉन्डिंग हो रहा है, उस बॉन्डिंग को देखेंगे। और वह जब तत्व मिलता है तो अणु का निर्माण करता है, तो वह आणविक संरचना कैसी होगी। ठीक है, अब ये पदार्थ, उसके बाद देखते हैं कि जब अणु हो, परमाणु हो, तो उसका बड़ा रूप जो होता है पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। उसके बाद ऊष्मागतिकी, साम्य अवस्था और रेडॉक्स रिएक्शन। ये 4 चैप्टर हम लोग 8 चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है पार्ट 1 में। इसके अलावा पार्ट 2 में भी पढ़ना है। पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मूलभूत अवधारणाएं, हाइड्रोजन और पर्यावरण, ये चैप्टर जो पढ़ने हैं हम लोग को पार्ट 2 में। दोनों ये पूरा का पूरा 11th क्लास का टॉपिक है। हम लोग एक एक टॉपिक करके पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा 11th क्लास आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज के वाला में जब हम वीडियो को, क्योंकि स्टार्ट से हम ले रहे हैं, शुरुआत में सीख रहे हैं, तो पहले कहाँ से सीखना चाहिए कि रसायन शास्त्र अगर सीख रहे हैं तो सबसे पहले ही ध्यान देना चाहिए कि रसायन शास्त्र होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, इस सब के बारे में पहले सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं यहाँ पर कि रसायन शास्त्र कहते किसको हैं, मतलब व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए केमिस्ट्री को लेकर अलग अलग आदमी जो होता है अपना अपना अलग अलग परिभाषा देता है।
परिभाषा जो होता है अलग अलग आदमी के हिसाब से, कोई परिभाषा गलत नहीं था, कुछ मान लीजिए न्यायिक रूप से गलतियाँ कर देंगे तो अलग बात है, नहीं तो परिभाषा अलग अलग होगा। केमिस्ट्री क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है तो उसको एक परिभाषा में एक लाइन में समेटना जो होता है एक लाइन में समेटना मुश्किल है। तो इसको परिभाषा के तौर पर हम लेते हैं तो पदार्थ के संगठन, मतलब कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु अणु, यानी कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके गुणों का रूपांतरण, मतलब कि एक में से ठोस से द्रव में बदलना चाहिए, जो भी रूपांतरण होता है, एवं उसके उपयोग का जो अध्ययन होता है उसी को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का परिभाषा है। इसके अलावा और भी आपके टीचर अगर इससे पहले 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में, तो वो भी अलग परिभाषा पढ़ाए होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका परिभाषा गलत है, ठीक है, तो वो भी परिभाषा सही है। ये भी एक परिभाषा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ को केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर में पदार्थ के संगठन, मतलब पदार्थ किससे मिलकर बना है, उसकी संरचना कैसी होती है, वह दूसरे से अभिक्रिया करके क्या नया पदार्थ बनाता है, उसका उपयोग क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर केमिस्ट्री का परिभाषा देख लिए तो इसका जनक, मतलब कि सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में कौन बतलाए थे। देखिए, केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत पुराना भाषा है, ऐसा नहीं है कि एंटोन लेवेसियर वैसे, मतलब आधुनिक केमिस्ट्री के जनक माना जाता है किसको, एंटोन लेवेसियर को, मतलब कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एंटोन लेवेसियर, इससे पहले जो ये एंटोन लेवेसियर है कि इससे पहले केमिस्ट्री नहीं था, इससे भी पहले केमिस्ट्री था, लेकिन जो आधुनिक जो अभी संरचना जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री को कौन को जनक किसको मानते हैं, एंटोन लेवेसियर। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का जनक न्यूटन को माना जाता है, लेकिन क्या न्यूटन से पहले गैलीलियो थे, इससे पहले बहुत सारे लोग थे जो कि फिजिक्स में काम किए थे, लेकिन उनके सिद्धांत को गलत करके अधिकतम फिजिक्स का जो खोज किए थे वो न्यूटन किए। नहीं तो अच्छा ही आप खुद से भी सोचिए कि न्यूटन अगर फिजिक्स के जनक होंगे तो वो भी तो पढ़े होंगे फिजिक्स, तभी तो फिजिक्स के बारे में जाने। तो देखिए, ये होता है कि केमिस्ट्री के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके एंटोन लेवेसियर हैं, लेकिन इससे पहले भी केमिस्ट्री था, लेकिन उसमें बहुत सारा योगदान किसका जाता है, एंटोन लेवेसियर का। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, एंटोन लेवेसियर को। ठीक है, समझ में आ गया बात। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके शाखा का, मतलब कि अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको पहला हिस्सा जो होता है भौतिक रसायन, जिसको कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहा जाता है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद तीसरा जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, और जो हिस्सा होता है नाभिकीय रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और जो हिस्सा होता है विश्लेषणात्मक रसायन यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा जनरल केमिस्ट्री। ऐसे मतलब कि केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं बांटी जा सकती हैं। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री भी अपने आप में एक ब्रह्मांड ही है, छोटे छोटा कणों का ब्रह्मांड है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे हिस्सों पर जब हम फोकस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो होता है केमिस्ट्री 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि आप इससे पहले पढ़े भी होंगे कि केमिस्ट्री 3 हिस्सा, भौतिक रसायन, अकार्बनिक और कार्बनिक, ये 3 पढ़े होंगे। मुख्य रूप से यही 3 हिस्सा होता है। लेकिन इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें क्या होता है कि जीव को, जो हमारे शरीर के अंदर में, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल भी, ऐसा तो है नहीं कि हमारे शरीर में केवल बायोलॉजी वाला हिस्सा है, बहुत सारे विटामिन्स हैं या फिर जो दवा होती है, ये सब के बारे में भी पढ़ना होता है। दवा भी एक प्रकार का केमिकल ही होता है। तो हमारे शरीर पर चाहे किसी जीव पर जो दवा होता है, इस सब का पढ़ाई जो होता है किसके अंदर में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री। मतलब वो भी केमिस्ट्री का हिस्सा होता है लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। जैसे कि अभी कोरोना का वैक्सीन बना है और बन भी रहा है, तो वो भी केमिस्ट्री का ही काम है, लेकिन उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर के बारे में पढ़ना होता है, जैसे परमाणु बम, अणु वाला, ये सब हिस्सा जो होता है ये होता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है, जो कि विद्युत उत्पादन में चाहे अलग अलग ऊर्जा का स्रोत होता है, ये सबको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। यह ऊर्जा, अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में एक एक करके भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या नहीं है। तो लेकिन इससे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो भारत में भी तो क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो रहे हैं, तो केमिस्ट्री वाले भी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक रहे होंगे।
तो देखिए इसमें ना एक नाम आता है जो कि बहुत अच्छा मतलब कि वैज्ञानिक थे। तो इसमें आधुनिक भारत में मतलब कि भारत में जो है केमिस्ट्री का पितामह किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। इनको कहा जाता है आधुनिक भारत में केमिस्ट्री का पितामह, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का क्या नाम था, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, यानी कि ये वो किताब थी जो कौन लिखे थे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इसी किताब में उन्होंने क्या किया था, क्योंकि भारत में अभी भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले जो था आज की तुलना में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होता था। जादू, जैसे कि वो सब होता है ना कि नींबू को काटने पर खून लाल निकलता है तो उसको खून मानते थे लोग, तो ऐसे बहुत कुछ जो था पहले अंधविश्वास था। उस सब के बारे में इन्होंने क्या किया, बतलाया कि वो कुछ नहीं, केमिकल होता है, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, ऐसे सब जितना भी पहले जादू टोना वाला जो बात था वो सबको केमिस्ट्री से जोड़े और केमिस्ट्री के बारे में बतलाए थे कि क्या पावर है, हिस्ट्री क्या है, मतलब भारत का केमिस्ट्री से इतिहास क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब के बारे में बतलाए थे। इसीलिए इनको क्या किया जाता है, केमिस्ट्री के आधुनिक केमिस्ट्री का पितामह माना जाता है। भारत में केमिस्ट्री का देन इनका बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा केवल यही नहीं थे, इसके अलावा इस पहले इनसे बहुत ज़्यादा पहले परमाणु शब्द के बारे में परिभाषा जो दिए थे, कणार्क दिए थे, ठीक है। और इसको कणार्क जो परिभाषा दिए थे ये वो कणार्क हैं जो ऋषि मुनि थे, हिमालय के जंगल में रहते थे, परमाणु शब्द के बारे में बताए थे, वो भी केमिस्ट्री से संबंधित है, ये भी अच्छे थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि खाली पुरुष लोग ही मतलब आदमी का ही रोल है, औरत भी बहुत सारी थी जो कि बहुत अच्छा काम की थी, जिसमें ये थी आनंदीबाई गोपीराव। ये क्या की थी कि इनका शादी जो था 9 वर्ष की ही उम्र में हो गया था और उस समय तक कुछ भी नहीं पढ़ी थी। बाद में इनका हस्बैंड जो थे वो पढ़ाए और ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो विदेश जाकर केमिस्ट्री पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये इनका भी केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया रोल रहा है, ये विदेश तक चले गए थे। सोचिए कि शादी जब हुआ था उस समय तक तो ये पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद शादी के बाद क्या हुआ था कि इनके बच्चे हुए, वो बच्चे मतलब कि वहाँ भारत में उस समय हॉस्पिटल बढ़िया नहीं था, तो हॉस्पिटल बढ़िया नहीं होने के कारण दवा के अभाव में मर गई थी, डेथ कर गया बच्चा। तो इसको अब इसी बात का मलाल था कि जैसे हमारा लड़का मर गया, इसी तरह न जाने कितने लोगों का लड़का जो होता था डेथ कर जाता है बिना दवा के कारण। तो वो क्या की कि पढ़ाई की, मेडिकल की पढ़ाई की, केमिस्ट्री पढ़ी थी, जाकर वहाँ पर बढ़िया से रिसर्च की और दवा के बारे में, फिर बाद में नर्स का काम भारत में आकर कर रही थी, विदेश तक गई थी पढ़ने के लिए। तो भारत में बहुत सारी महिलाएं जो हैं, महिलाएं पुरुष दोनों का योगदान रहा है रसायन शास्त्र को डेवलप करने में, ठीक है। अब ये हो गया कि हम क्या क्या पढ़े, रसायन शास्त्र कहते किसको हैं, वह कितने हिस्सों में बांटा गया, कुछ लोगों के बारे में सीखे कि हाँ कौन कौन से लोग हैं इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बोस आइंस्टाइन, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस है, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र बोस थे। तो वो जो सत्येंद्र बोस थे वो भारतीय वैज्ञानिक ही थे ना, पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम भारतीय वैज्ञानिक पर रखा गया है। तो भारत जो है केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आगे तक गया है, आप भी आगे कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो रसायन शास्त्र का अगर महत्व की बात करेंगे, मतलब कि कहाँ इतना पढ़ लिख रहे हैं तो इस पढ़ने का क्या फ़ायदा, ये भी तो जरूरी है ना कि हम जो रसायन शास्त्र इतना है, परमाणु, एटम, परमाणु, ये सब हाइड्रोजन नाइट्रोजन कर रहे हैं, इसका कोनो फायदा भी है या नहीं। तो इसका पहला फायदा देखने को मिलता है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में जैसे फायदा आप देखने को, जो अब पहले जो आदमी रहते रहे दतुईन से मुँह धो रहे थे, केमिस्ट्री का ही देन है कि दतुईन से लोग कोलगेट पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का देन है, ठीक है, नहीं तो दतुईन, बब्बूर का दतुईन, नीम का दतुईन लेकर रगड़ते रहते। यही तरह जो पहले के आदमी होते थे वो क्या करते थे, ले के भर बबरी को माटी चपोर के माटी से बाल धोते थे। अब डब आ गया, हेयर केयर आ गया, बहुत सारा शैम्पू साबुन आ गया, इसी तरह से साबुन आ गया बहुत सारा, ये सब केमिस्ट्री का देन है। हैंड वॉश हो गया, ये सब जो सामान है, ये सब सामान केमिस्ट्री का ही देन है, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं स्वास्थ्य में, औषधि में, मतलब कि दवा ववा के क्षेत्र में भी क्या है, केमिस्ट्री का देन बहुत बढ़िया है। जैसे कि जितनी भी दवाएं होती हैं वो सब केमिकल फार्मूला ही होता है, तो वो केमिस्ट्री का ही देन है, ठीक है। आपका सैनिटाइजर हो गया, सैनिटाइजर क्या होता है, अल्कोहल ही तो होता है, इसमें अल्कोहल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है, तो ये अल्कोहल होता है एथेनॉल C2H5OH। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए अगर हमारे किसी भी
पानी में या किसी भी द्रव में अगर 40% से अधिक अल्कोहल रहेगा तो बैक्टीरिया मर जाता है। अगर जैसे कि कोरोना वायरस है, इसके लिए भी 70% के आसपास अगर अल्कोहल वाला कोई भी सैनिटाइजर है, 70 या उससे अधिक होला तो मर जाता है। तो ये बैक्टीरिया को मारने में अल्कोहल काम करता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाले आदमी हैं, वो कहते हैं कि हम दारू पी लेंगे, अल्कोहल ही है, पेट में जाएगा, कोरोना मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कोरोना जो होता है आपको फेफड़ा पर अटैक कर रहा है, और जबकि दारू जो पी रहे हैं वो किधर जा रहा है, पेट में। तो दोनों का हिस्सा ही अलग अलग है, तो उससे नहीं होगा। ऊपर से दिक्कत ही हो जाएगा कि दारू जो होगा फिर बाद में फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा, जितना भी द्रव होता है वो फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, और जितना साफ पानी रहेगा तो किडनी पे उतना कम लोड पड़ेगा। और दारू जो होता है किडनी को ख़राब करता है, कोरोना और ही जान लेगा। तो दारू पीने से कोरोना ख़त्म नहीं होगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से जो एलोवेरा हो गया, जेल, ये सब जो होता है मतलब कि अलग अलग पदार्थ हैं। और रसायन यही नहीं होता है, दवा के क्षेत्र में तो होता ही है, दैनिक जीवन में भी होता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी जो खाद बिया डाल रहे हैं इसी तरीके का, ये सभी क्या है, केमिस्ट्री का ही तो देन है कि एक ही बीघा में मार रहे हैं कि खाद बिया से जहाँ पहले एक क्विंटल धान उपज रहा था, 55 क्विंटल धान उपजा दे रहे हैं। पहले 5 महीना लग रहा था धान निकालने में, 4 महीना लग रहा था, अब 2 महीना में तैयार कर दे रहे हैं। तो ये किसका देन है, केमिस्ट्री का। कि उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग उस पर अध्ययन करके उसमें अलग अलग केमिकल डाल के उस बीज पर के DNA RNA पर एनालिसिस करके उस बीज की गुणवत्ता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसी तरह से होता है उद्योग का, जितना इंडस्ट्री है, फैक्ट्री जो चलता है, फैक्ट्री में भी जैसे कि पेंट वेंट बनता है फैक्ट्री में, वो सब भी किसका देन होता है, केमिस्ट्री का। ये भी केमिस्ट्री है, पढ़ेंगे आगे पेंट के बारे में हम लोग। इसके अलावा जितना भी सीमेंट हो गया या फिर सीमेंट इंडस्ट्री है हमारे पास में, चाहे और भी बहुत सारे इंडस्ट्री है, जैसे कि रबर हो गया, टायर ट्यूब जो बनता है, वो सब भी क्या होता है, केमिस्ट्री का ही देन है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री के महत्व को लेकर। ठीक है, या फिर नए जो पदार्थ का निर्माण का क्षेत्र हो गया, जैसे कि नए नए पदार्थ बन रहे हैं, पॉलीथीन हो गया, ऐसे और भी क्षेत्र हैं, प्लास्टिक वाले, ये सब बनाया जाता है, ये सब भी किसका देन है, केमिस्ट्री का देन है। इसी तरह से युद्ध के क्षेत्र में भी पहले जो लड़ाई होता था, देखिए लड़ाई जो था पहले, मतलब जंग को जीतने का तरीका ही लड़ाई बदल दिया केमिस्ट्री। पहले जो लड़ाई होता था, पहले तो पत्थर से, एकदम पुराने ज़माना में मार झगड़ा कर रहे थे, आदमी पत्थर मार रहे थे। उसके बाद थोड़ा तलवार आया, भाला आया, ये सब आया। उसके बाद वहू से आगे गए तो बंदूक का लड़ाई शुरू हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री आया, जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय, और परमाणु बनाया गया था। वो किसका देन था, परमाणु बम जो बनाया गया था वो केमिस्ट्री का ही ना देन था, चेन रिएक्शन हो रहा था। और एक ही बार में परमाणु जब हिरोशिमा पर गिराया गया था पहला परमाणु बम, और उसके बाद दूसरा नागासाकी पर 2 बम परमाणु गिराया गया था, और पूरा विश्व युद्ध शांत हो गया। और वही नहीं, जितना भी युद्ध के क्षेत्र में जितने केमिकल्स होते हैं ये बहुत घातक प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इसका यूज जो किया जाता है परमाणु बम या युद्ध के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि अभी इसको ले लें बायोवार वाला, ये क्या, जैसे कि कोरोना वायरस का, ये भी क्या है, एक प्रकार का चेन रिएक्शन होता है। इसको बायोलॉजी को केमिस्ट्री से जोड़कर बायोकेमिस्ट्री बनाया गया है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से जुड़कर ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक श्रृंखला का निर्माण करेगा, और ये आगे क्या करते जाएगा, जीवाणु बढ़ते जाएगा। जैसे कि क्या हो रहा है, कोरोना वायरस एक आदमी के शरीर पर है, दूसरा आदमी संपर्क में आ रहा है, दूसरे के पास चला गया, दूसरे तीसरे, ऐसे पूरे क्या हो रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या है। इसी प्रकार से जैसे कि कोरोना वायरस इस समय घातक है, इसको लोग क्या कर सकते हैं, युद्ध के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है। तो इसका उपयोग किया जाता है युद्ध के क्षेत्र में। इसका करना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, कई लोग करते हैं, इसीलिए इसका पढ़ाई जरूरी है, ताकि क्या कर सके, दूसरा कोई लड़ाई में अगर कर रहा है उपयोग तो उसको रोका जा सके। ठीक है, इसके बहुत सारे पहले भी युद्ध में उपयोग किए जाते थे और अभी भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीव विज्ञान के क्षेत्र में तो पूछिए मत, जैसे कोरोना वायरस वाला जो बताए थे कि इसके बायो कि जीव का निर्माण क्या करेंगे, लैब में जीव का, प्रयोगशाला में जीव बनाएंगे, ऐसा हानिकारक जीव रहेगा, ऐसा वायरस रहेगा, उसको क्या करेंगे, जीव विज्ञान में वायरस बनाएंगे और उसको कहीं छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा एरिया खत्म कर देता है। तो ये होता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, हाँ, ये डीएनए की संरचना है। तो क्या किया जाता है कि डीएनए की संरचना में फेरबदल करके, चाहे आरएनए का, जैसे कि कोरोना वायरस जो है एक आरएनए वायरस है कोरोना वायरस, तो उसका जब टेस्टिंग किया जाता है तो उसके आरएनए से ही पता लगाया जाता है कि वह किस प्रकार का आरएनए है, कोरोना वायरस है या नहीं है, कुछ भी। तो ये डीएनए आरएनए का जो अध्ययन होता है, ये सब केमिस्ट्री का देन होता है। ठीक है, तो ऐसे मेम्ब्रेन हो गया, या फिर पर्यावरण का जो शुद्धिकरण है, यानी कि पर्यावरण जो खराब हो रहा है, खराब भी केमिस्ट्री के कारण ही हुआ।
जितना जैसे कि ओजोन परत का क्षय हो गया, ये सब एसिड फ्रीज, ये सब भी केमिस्ट्री का ही देन है। खराब भी केमिस्ट्री के कारण हुआ है, और पर्यावरण बढ़िया भी जब भी होगा तो वो किसके कारण होगा? केमिस्ट्री का ही देन होगा। यानी कि ओजोन को फिर से एक दूसरे से जोड़ने वाला जो काम होगा ये भी होगा केमिस्ट्री से, ठीक है। तो यानी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग है, अलग अलग क्षेत्र में उपयोग है, कितना बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। अगला वीडियो में अभी और सीखेंगे इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला वीडियो जब आएगा, कितने बजे आप लोग का वीडियो आना है? डेली आएगा शाम को 4 बजे नेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियो आएगा आपका। क्लास लॉकडाउन भले ही है, पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक जान है तब तक पढ़ाई है। चलिए मिलते हैं।